स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशीष सर। आई होप आपका एसपी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में रिव्यू डाल चुका हूँ एसपी का, कि मैंने आपको जितने भी एसपी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्वेश्चन बैंक में, और ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपसे एक महीने पहले ही रिलीज़ कर दिया था। और कल रात को जो मैंने क्वेश्चन वीडियो डाला है, कल शाम को जो मैंने वीडियो डाला है, उसमें भी मैंने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले थे। और मैंने जो भी क्वेश्चन बैंक आपको देने की कोशिश की थी, वो सारे क्वेश्चन बैंक को अगर आपने रिव्यू वाले वीडियो में देखा है तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर ऐसा कह सकते हैं कि वो आया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी सीरियसली लोगे, और आई बटन पर जो मैंने एक लिंक दिया हुआ होगा उस वीडियो का, वो वीडियो भी आप देखकर आपने जितने भी इंपॉर्टेंस है उसको आप देखोगे, करोगे और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसी का पेपर आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया कि किसी भी थ्योरी पेपर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको पेपर प्रेजेंटेशन तो देखना ही है, पेपर पैटर्न को भी जानना जरूरी है, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से। तो कल जो जैसा मैंने पेपर प्रेजेंटेशन आपको बताया था, वो सारे प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इधर भी फॉलो करना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं आप यही डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छी तरीके से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दिन में उसी किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर एचएससी कॉमर्स के वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसको मैं सब्जेक्ट ओसी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात आपके लिए क्या है पता है, कि आपको 15 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो 10 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से आपको करके जाना है, जिसमें से आपको मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में 15 मार्क अचीव करते हो, 15 में से 15 मार्क अगर आपके आ जाते हैं, तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं। ये तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, और हमेशा कहते रहता हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिव के साथ आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन एडिशनल करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है, कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि सर अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब पास होने का कुछ तरीका बता दो। तो उसी के वही ये वीडियो उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है, और जो 90 प्लस लाना चाहते हैं वो इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उनको बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव 15 में 15 उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको चैप्टर 1 का डिस्टिंग्विश आपको मिलेगा, 2 डिस्टिंग्विश। यस, आप कोई भी, ठीक है, आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, आप चाहिए तो 10 क्वेश्चन पेपर्स के जेरोक्स ले लीजिए और उसको सामने रखिए, या ऑब्जर्व कीजिए, कोई बुक रिफर कीजिए, या 10 क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि जो डिस्टिंग्विश के पैटर्न है उसमें आपको दिखेगा कि एक डिस्टिंग्विश के जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें 5 डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 डिस्टिंग्विश जो है चैप्टर नंबर 1 का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जितने भी 10-12 क्वेश्चन पेपर्स उनको जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चला कि चैप्टर 1 के 2 डिस्टिंग्विश आते हैं, यानी आपको चैप्टर 1 तो अच्छी तरीके से करना ही है। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जहां पर आपको स्टेट कमीशन, क्लियर, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड नेशनल कमीशन का डिस्टिंग्विश आपको मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टेट कमीशन, नेशनल का, यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम का आपको वहां पर डिस्टिंग्विश मिल जाएगा। वो हर बार हर पेपर में आया हुआ है, यानी अगर 3 डिस्टिंग्विश की बात करें तो आपके 3 डिस्टिंग्विश यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन फॉर अ सेफर साइड, एक सेफर साइड के लिए, सेफर साइड के लिए, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इतना ही करके जाओ। ठीक है, देखो भाई, जिसको करना वो करेगा, और जिसको नहीं करना है अब तक कौन सा किया था। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे हो, आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 3 तो करोगे, चैप्टर 1 का आप करके जाओगे, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का डिस्टिंग्विश आप करके जाओगे। जिसको नहीं करना है वो छोड़ दो, जिसको करना है वो सेफर साइड के लिए, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर जो है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, जिसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड ऑल का जो क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरीके से कर लो। व्हाई द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्योंकि इसका एक डिस्टिंग्विश बिटवीन कंफर्म आएगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, एक जो क्वेश्चन है ये आप शॉर्ट नोट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो डिस्टिंग्विश करने का मेन पर्पज होता है, उसमें अगर आपने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा है और अगर आप डिस्टिंग्विश अच्छे से करके जाते हो और अगर उस डिस्टिंग्विश का आपको फीचर्स पूछ लिया जाता है, तो यहाँ आपको एडवांटेज क्या है, आप उस डिस्टिंग्विश को फीचर्स के तौर पे इस्तेमाल कर लिख सकते हो। आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दिस कि भैया ये जो कंटेंट, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो उनके लिए है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जिन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया भाई वो अपने पैटर्न में ही करते रहिए, खाली इस वीडियो को इसीलिए देखें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि भाई एग्जाम में अगर मैं भूल भी गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करनी है। अगर आपको कुछ भी याद आता है डिस्टिंग्विश से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन का तरीका सेम रहेगा जैसे मैंने एसपी में डिस्कस किया था, ठीक है। वैसे ही रहेगा कि पहले आपको मीनिंग लिखना है, विदाउट मीनिंग यू कांट राइट एनी ऑफ द आंसर, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर हो। उसके बाद सारे पॉइंट्स को आप लाइन बाय लाइन लिख दीजिए और एक एक करके वो आंसर्स को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो शॉर्ट नोट्स में जब आप आओगे तो चैप्टर नंबर 1 का एक शॉर्ट नोट आपको कंफर्म मिलेगा, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर जो 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ई बिजनेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज आप कर लो और आउटसोर्सिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लीजिए, क्योंकि ये दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ऑब्जर्व करके मैं ऑब्जर्वेशन करके आपको ऐसा बता रहा हूँ, अगर आप चाहिए तो आप ऑब्जर्वेशन खुद भी कर सकते हो, क्योंकि भाई इस दुनिया में सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई मैंने रियलाइज करके मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, तो वैसे ही आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि पेपर अल्टीमेटली पेपर आपको ही लिखना है, आपको ही प्रेजेंट करना है। हम जितने भी टीचर्स आपकी सिर्फ मदद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग हो गया, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको राइट्स ऑफ कंज्यूमर करना है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गए। इसके अलावा क्या करोगे, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर जो हो गया, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, या बिजनेस एथिक्स करके का क्वेश्चन आपको दिखेगा, वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। गिव रीजन, मैंने आपको कल गिव रीजन लिखने का कैसे ट्रिक बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है, लिखना है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था वैसे आज भी बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं। द सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड लायबिलिटी। द सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड, ये क्वेश्चन मुझे दिया था, मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा। अब सबसे पहले एक लाइन छोड़ूंगा, लिखूंगा द अबाव स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब रीजंस, अब मुझे यहाँ पे क्या करना, 1 2 3, एक लिखो लाइन छोड़ो, दूसरा लिखो लाइन छोड़ो, तीसरा। सबसे पहला रीजन आपका करेक्ट रीजन होता है, द सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। Second, unlimited liability means there is no distinction between personal property and business property. Third point, if the sole trader is unable to pay debts to the creditor, ठीक है, he will liable to pay the debts to the creditor by selling his personal property as well as business property, ठीक है। Therefore, there are some advantages also having a unlimited liability, that due to unlimited liability, the sole trader has a that loan carrying capacity, ठीक है। bank will going to provide the maximum loan to the maximum loan to the sole trader just because of their unlimited liability, because उनको पता होता है कि भाई इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो इसका पैसा कहीं जाएगा नहीं, अगर ये नहीं देगा तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हम लोग बेच सकते हैं। तो इस तरीके के लिखने के बाद आप लास्ट में जो पॉइंट होगा लिखोगे, दस द अबव आर द लायबिलिटीज ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, या लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर।
तो आपको इस तरीके से आंसर को क्या करना है, प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। अब इसमें इसमें एक क्वेश्चन पहले चैप्टर का आता ही आता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपको सेकेंड चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद एक आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, एक आपको चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। आपको ज्यादा नहीं, अगर आप 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर भी अगर रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। कुछ नहीं आता तो उसके बारे में जो आपको पता है वो आप लिख दो। सोल ट्रेडर के बारे में पूछा है तो आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स करेक्ट पहचानना, उसके बाद सोल ट्रेडर के बारे में जो पता है वो लिख दो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये टेक्निक उसके लिए है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद गिव रीजंस होने के शॉर्ट आंसर्स। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स आपको कौन से पूछे जाते हैं, यहाँ पर हेनरी फयोल बाबा, हेनरी फयोल्स, ठीक है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आपको थरो करके ही जाना है, ठीक है। विदाउट उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में आप लिख सकते हो, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिख सकते हो, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इकोनॉमिक्स के आंसर्स को लिख सकते हो एज इट इज, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। यानी यही सेम चीज आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हो कि उसी के आंसर को बाहर करो, इकोनॉमिक्स में आप एज इट इज लिखो, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जब हम लोग लास्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का एक ब्रीफ आंसर आता ही आता है, ठीक है। ब्रीफ आंसर। अभी सर बोलोगे सर आप क्या कौन सा क्वेश्चन प्रिडिक्ट करते हो, तो भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। मेरे हिसाब से लगता है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी आना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ सर कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉइंट स्टॉक, सिंपल बात है अगर यहाँ पर यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन में सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म आता है डिस्टिंग्विश में, तो नीचे कोऑपरेटिव या जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगा। अगर डिस्टिंग्विश में जॉइंट स्टॉक कंपनी पूछा है तो नीचे कोऑपरेटिव सोसाइटी या पार्टनरशिप फर्म आएगा। क्वेश्चन में यानी इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें अगर जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस भी आ चुका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ चुका है, जॉइंट स्टॉक भी आ चुका है, तो नीचे सोल ट्रेडिंग कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म आएगा। यानी चैप्टर 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मेरिट और डिमेरिट करोगे तो मेरिट और डिमेरिट कैसे करोगे, 5 पॉइंट मेरिट के लिखना, 5 पॉइंट डिमेरिट के लिखना, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले मीनिंग लिखो, ठीक है, उसके बाद उसके मेरिट के 7-8 पॉइंट लिखो लेकिन एक्सप्लेन 4-5 कर देना, डिमेरिट के 7-8 पॉइंट लिखो उसको एक्सप्लेन 4-5 पॉइंट कर देना, और लास्ट में आपको लिखने हैं 10 फीचर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी आप एक्सप्लेन करोगे वो। इसके ऑप्शन में जो होता है वो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑल का, ठीक है। तो उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस पहले भी कर दिए हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज कैसे पता है कि आप थरो करने के लिए एक ही चीज है भाई, पेपर ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पेपर ऑब्जर्व करने के बाद पेपर पैटर्न को दिमाग में बैठाने के भाई मुझे क्या पढ़ के जाने का है। तीसरा, पेपर लिखने का है तो पेपर कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस है तो भैया जितना प्रेजेंटेशन पे फोकस होना चाहिए उतना ही वैल्यू पेपर कंप्लीशन को भी होना चाहिए। आपने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है, क्वेश्चन 1 ऑसम लिखा है, क्वेश्चन 2 अच्छा लिखा है, 3 अच्छा लिखा है, 4, 5, 6 में आपने प्रेजेंटेशन के चक्कर में आपका क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया तो भी मार्क्स लूज होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपको पेपर कंप्लीशन पर भी ध्यान देना है, पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। और दूसरी टिप सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव्स के सीक्वेंस को चेंज मत करो, ऑलवेज स्टार्ट द पेपर विथ ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड टिप,
राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज, ठीक है। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन पे आपको परफेक्ट बोलते हैं कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है, वो क्वेश्चन आप पहली अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 6 हो, जिस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि भाई ये क्वेश्चन मैं अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वही क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो। बिकॉज धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उसी तरीके से आप क्या करोगे, पेपर कंप्लीट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की तरफ अगर आप मैं प्रोसीड करूँ, तो ईच एंड एवरी मार्क्स, ठीक है, कैरी 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव का है उसके लिए आप 15 से 25 मिनट ले सकते हो, ठीक है। 15 to 25 मिनट्स में एक मिनिमम लेता है 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंग्विश है, यू हैव टू सॉल्व, you have to take the 30 minutes and 10 minutes for each distinguish between. Question number 3 short note, 10 minutes for 5 marks, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के 30 मिनट्स। गिव रीजंस, सेम 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर्स 20 मिनट्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर 20 मिनट्स। अगर आप इसको टोटल करते हो तो यू विल टेक इट, आप इसको टोटल करोगे तो आपको 2.30 दिखेगा, यानी 3 घंटे में अभी भी आपके पास 30 मिनट्स बचे हुए हैं। अब इन 30 मिनट्स का आप करोगे क्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा, डिस्ट्रिक्ट भी आपने 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, उसके लिए नीचे आपने जगह छोड़ दी, यानी इन 30 मिनट्स में आप वो क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे जो क्वेश्चन आपने आधे में छोड़ा हुआ है, यानी 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। जैसे 10 मिनट हुआ वो क्वेश्चन आपने स्किप करके आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि ज्यादा पॉइंट लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेगा ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे जितना मार्क्स मिलने वाला मिलेगा। जब आपका पेपर कंप्लीट होने के बाद 2.5 घंटे में जब आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, अब आपको लगना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। अब जो क्वेश्चन का आप एक्सपांड करना चाहते हो वो 30 मिनट्स में वो क्वेश्चन को एक्सपांड करके, एक्सपांशन सिर्फ 2 ही जगह पर हो सकता है, शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में, या शॉर्ट नोट में, ठीक है। शॉर्ट आंसर और शॉर्ट नोट एक ही नेचर का होता है, और लॉन्ग आंसर में, क्योंकि गिव रीजन में देयर इज नो एक्सपांशन अलाउ, मत करो, क्योंकि एक पेज का गिव रीजन सफिशिएंट होता है। 6 से 7 पॉइंट आपने लिखा तभी होगा। 5 मार्क के शॉर्ट नोट के लिए, 5 मार्क के शॉर्ट आंसर्स के लिए मिनिमम 6 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, डिस्टिंग्विश में मिनिमम 6 पॉइंट रिक्वायर्ड, लॉन्ग आंसर में मिनिमम 10 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। 7 to 10 पॉइंट्स भी लिखा तो भी सफिशिएंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो मेरा सजेशन यही है 14 के 14 प्रिंसिपल्स आप लिखो, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ 5 या 7 करो। राइट्स ऑफ कंज्यूमर में 8 से 10 पॉइंट अगर रहेंगे तो उसमें से कोई 6 या 7 आपने एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। आप शॉर्ट नोट्स में कितना भी आंसर एक्सप्लेन करो, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप पॉइंट्स पूरा लिखो। पॉइंट्स अगर 10-12 पॉइंट अगर आप लिखते हो सिर्फ हेडिंग, तो उस हेडिंग में से कुछ 6-7 पॉइंट भी आपने एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। तो इट्स ये आपका बोलते हैं ना, एग्जामिनर के माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि भाई इसको आता पूरा था, लेकिन इसने क्या किया, जो मेन पॉइंट्स लगते हैं उसको उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टिप्स अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। कोशिश करता हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ कुछ नया देने की, कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। आई बटन पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा, और आई बटन पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा HSC बोर्ड 2020 की प्लेलिस्ट की। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, पेपर अच्छे से कीजिए, वी हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, ठीक है। पहले खुद पे भरोसा करो, बिलीव इन यू, खुद पे भरोसा करो आप, ठीक है। आई बिलीव इन यू, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल पर पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।